बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12th class फिजिक्स चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 जो चैप्टर नेम है वो है अल्टरनेटिंग करंट। आज का जो हमारा टॉपिक है एसी थ्रू एन इंडक्टर, एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा एसी थ्रू एन इंडक्टर है। ये तीनों हम चीजों का नाम ले रहे हैं, ये क्या करते हैं, करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं अल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर। अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज जो यूज हो रही है सर्किट के अंदर, उनके अंदर जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो ये तीन है। और आज हमारे तीनों से लास्ट पॉइंट रहता है एसी थ्रू एन इंडक्टर। अब एसी थ्रू एन इंडक्टर से पहले हमें ये पता होगा कि इंडक्टर होता क्या। इंडक्टर क्या चीज है, एक कॉइल है। इंडक्टर क्या है, एक कॉइल है या कह लो एक सोलेनॉइड है। किसकी वैल्यू है, थिक वायर की। थिक वायर की जो हमारे पास कॉइल है या सोलेनॉइड है उसको हमें इंडक्टर का नाम दे रहे हैं। सबसे पहले इंडक्टर पॉइंट क्लियर हो। अच्छा, जो इंडक्टर है इसकी हमारे पास क्या होगी, सेल्फ इंडक्टेंस होगी। इंडक्टर या कॉइल जो आ रहा है हमारे पास, इसकी वजह से क्या होगा, अगर पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा तो सेल्फ इंडक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास लार्ज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्शन आएगी इंडक्टर की वजह से। और जब लार्ज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, इसके ये मतलब है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। हमारे पास इंडक्टेंस मैक्सिमम आ रही है, ज्यादा से ज्यादा आ रही है, और जो वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की वो हमारे पास मिनिमम आ रही हो। अच्छा, अब अगर हम सेल्फ इंडक्शन को देखें तो ये क्या करती है, अपोज करती है चेंज ऑफ करंट। सेल्फ इंडक्शन क्या करेगी, करंट अगर तो फ्लो कर रहा है तो उसको क्या करेगी, अपोज करेगी उसके चेंज को। अगर मतलब वैल्यू आ रही है उसको क्या कर देगी, वो अपोज करेगी। अच्छा, अब हम आते हैं अल्टरनेटिव। बड़ा इजी पॉइंट्स है। अगर आप देखें टॉपिक है हमारा इंडक्टर। सबसे पहले इंडक्टर को क्लियर कर लें, इंडक्टर होता क्या है। और ये इंडक्टर के अंदर कुछ एक दो चीजें बता दो। पहली चीज तो ये है कि उसकी जो सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है। पहले तो ये सेल्फ इंडक्शन होती है और फिर मैक्सिमम होती है। जब सेल्फ इंडक्शन मैक्सिमम होगी तो रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगी। फिर इसके बाद में जो सेल्फ इंडक्टर है वो ये कहती है अपोज करता है चेंज ऑफ करंट को। अच्छा, अब इसी पॉइंट से आगे आता है बस, अगर हम इसको थोड़ा सा क्लियर करें, अल्टरनेटिंग सोर्स है मस्ट अपोज द फ्लो ऑफ एसी। पहला है जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सोर्स है, मतलब कि जो एसी वोल्टेज करंट दे रहा है हमें, वो क्या करेगा, फ्लो ऑफ एसी को, करंट के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। वो रोकने की कोशिश करेगा कि करंट का फ्लो ना हो, और जो क्या होगा, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा हो। कंटिन्यूअसली का एसी वैल्यू है तो एसी वैल्यू का देखिए कंटिन्यूअसली चेंज हुई, फ्लो को कंटिन्यूअसली क्या करेगा, अपोज करेगा, चेंज करेगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अगर इन पॉइंट्स के लिए देखिए तो हमारा फिगर जो बन रही है एसी थ्रू एन इंडक्टर की, वही आ ये कॉइल लगा हुआ है। ठीक है, एक कॉइल है जिसको हमने इंडक्टर का नाम दिया। ये हमने आउटपुट अल्टरनेटिंग सोर्सेज को कनेक्ट किया हुआ, और जब अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया और यहाँ पे इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, नेग्लिजिबल है। रेजिस्टेंस क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। अब हम एक दूसरे से सिंपली इसको सिंपलीफाई करने के लिए एक रूल या एक तरीका यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम करंट को पता करें। करंट मेजर करने के बाद हम पोटेंशियल को मेजर करें। पहले करंट मेजर कर लें, फिर करंट मेजर करने के बाद हम पोटेंशियल को करें। पहले हम करंट की बात करें तो करंट का जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है I = I naught sin 2πf/t। अब यहां से देखिए हमारे पास I naught मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू करना पाएगा, 2π कांस्टेंट, f कांस्टेंट, टाइम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम। और टाइम के वेरिएशन के लिहाज से हमारे पास करंट की वैल्यू आ रही है। अगर हम सेल्फ इंडक्शन के लिहाज से ईएमएफ की बात करते हैं तो सेल्फ इंडक्शन के लिहाज से हमारे पास ईएमएफ का फार्मूला आएगा, वही आ EMF equal to L क्या हमारे पास, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस और I करंट और T हमारे पास टाइम आ। अब हमने क्या, अगर तो हमने क्या करना है, करंट को मेंटेन रखना है, करंट को हमें वेरी नहीं करना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को इक्वल करना पड़ेगा किसके, बैक वोल्टेज और ईएमएफ बैरियर वो इक्वल होंगी तो करंट हमारे पास मेंटेन रहेगा। मतलब हमारे पास जो L डेल्टा I और डेल्टा
V जो कि सेल्फ इंडक्टेंस EMF के इक्वल है, बैक EMF के इक्वल है, वो इक्वल वोल्टेज है, तो इसकी जगह हमने V लिख दिया। ये हमने किस लिए किया है? ताकि हमारा करंट मेंटेन रहे, तो तब हमारे पास ये चीज जो आगे करंट है वो मेंटेन है। अब यहाँ पे L सेल्फ इंडक्टेंस पहले बता दिया, I करंट, T टाइम। अब L क्या हमारे पास कांस्टेंट है, L क्या हमारे पास एक कांस्टेंट है। जब L कांस्टेंट है तो वहां पर जो वैल्यू V की डिपेंड कर रही होगी डेल्टा I ओवर डेल्टा T पे डिपेंड कर रही होगी, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा I ओवर डेल्टा T। डेल्टा I और डेल्टा T के जो रिलेशन है ये बताएगा कि हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें हमने क्या जी ये ग्राफ से इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करें तो हमारे पास क्या जी वो हमने जो ब्लैक वाला है ये क्या है हमारे पास I, और जो हमारा ग्रीन लाइन है वो क्या है V। अब जो यहाँ पर ब्लू लाइन है एक्स एक्सिस पे वो क्या है हमारा टाइम T। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं मतलब कोई भी को नाम ले दें हम O A B C O A B C D E F G, ये सारे पॉइंट्स आप। अब अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारे पास ग्राफ है I ओवर T, I ओवर T। अब हम I T का ग्राफ बनाए, I डेल्टा I और डेल्टा T का अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास डेल्टा I और डेल्टा T, उसके मुताबिक हमारे पास ये ब्लैक लाइन आ गई। अब ब्लैक लाइन है I की, डेल्टा I और डेल्टा T के रिलेशन की नहीं है, ब्लैक लाइन किसकी है I की, और ब्लू लाइन जो है किसकी है T की, I और T। लेकिन जब हम इसका रिलेशन मालूम करते हैं वो क्या है डेल्टा I और डेल्टा T, तो वो किसके इक्वल होगा V के, वो किसके इक्वल होगा V के। जब V के इक्वल है तो V हमें कहां से शो हो रही है ग्रीन लाइन से, V की जो वैल्यू शो हो रही है वो कहां से शो हो रही है ग्रीन लाइन से। तो हमारे पास जो डेल्टा I डेल्टा T कर्व होगा वो बेसिकली जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो V से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो फिर उसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे O से आगे जब O पॉइंट पे जो हमारे पास डेल्टा I और डेल्टा T की वैल्यू होगी वो क्या होगी मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है मैक्सिमम। फिर इसके बाद हमारे पास डेल्टा I और डेल्टा T की जो हमारा रिलेशन आएगा कर्व आएगा, उसके बाद हमारे पास वो जीरो वैल्यू होगी, फिर नेगेटिव में इंक्रीज होगी, फिर उसके बाद जीरो होगी, फिर पॉजिटिव में इंक्रीज होगी, और इस तरह से वो साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो कब पूरा हो जाएगा। अब ये हमारे पास है यहाँ तक था I और T का रिलेशन। अब इसके बाद दूसरा हमने पीछे भी जो टॉपिक्स में डिस्कस किया है लैग और लीड के बारे में, दोबारा इस पॉइंट को डिस्कस करें। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है करंट I की वो क्या जीरो, और हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है π/2। अब अगर यही भी हम देखें यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो क्या करंट ये है कि जीरो है तो जीरो नहीं है, ये पाई होगी, पाई क्यों होगी यार, यार जीरो आ रहा है π/2 का भाई जीरो। हमने कहा जी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि वैल्यू या तो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ जाएगी, जीरो से स्टार्ट होगी, तो ये जीरो से स्टार्ट होगी π/2, और ये जो है पॉजिटिव से स्टार्ट नहीं हुई तो ये भी क्या आएगी π/2 है, तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो इंक्रीज कब होगी जब वो π/2 से पाई हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी पाई आएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी पाई आएगी, और यहाँ पे क्या कहते हैं करंट की वैल्यू आएगी π/2 है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी पाई आएगी, और इस पॉइंट में मतलब यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगी 3π/2 आएगी। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखें ये जीरो है, ये π/2, करंट क्या है हमारे पास लैग कर रहा है π/2 से V को, करंट लैग π/2 टू वोल्टेज, जो करंट है π/2 के लिहाज से लैग में है मतलब पीछे है, और जो वोल्टेज है वोल्टेज लीड π/2 टू करंट। ठीक है, जो वोल्टेज है हमारे पास वो π/2 के लिहाज से लीड पे आ, यहाँ तक हमारे पास पॉइंट।
अब V और I अगर हम इन पॉइंट्स पे यहाँ पे डिस्कस करना चाहें वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से, तो हमारा जो ग्रीन लाइन है x एक्सिस पे वो करंट डायगोनल शो कर, जो y एक्सिस पे ब्लैक लाइन है वो V को शो कर। और इन दोनों के दरमियान हमेशा हमारे पास जो लैग और लीड रहेगी वो पाई बाय 2 की रहेगी, 20 के एंगल की रहेगी, वो हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगी। अब हमारा इंडक्टिव रिएक्टर्स क्या होगा और देखा ये क्या असल में ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर्स, जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है तो इंडक्टर्स की वजह से जो ऑपोजिशन आएगी उसको हमने इंडक्टिव रिएक्टर्स का नाम देंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, इंडक्टिव रिएक्टर्स का नाम देंगे। अब इंडक्टिव रिएक्टर्स का अगर हम फार्मूला निकालना चाहेंगे, पहली बात तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, x एल, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टर्स जो कि इक्वल होगा V ओवर I। अब ये केस में यूनिट क्या होगा, हमारे पास ओम और V पोटेंशियल का वोल्टेज और करंट का I। और अगर इसी तरह से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिर जो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टर उसका यूनिट ओम और जो हमारे पास है सेल्फ इंडक्शन इसका जो यूनिट है वो हेनरी है और जो फ्रीक्वेंसी है इसका यूनिट जो है हमारे पास हर्ट्ज है। मतलब तीनों के जो है हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम इधर से देखें तो इस रिलेशन से एक चीज समझ आ रही है कि जो हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टर्स की वैल्यू आएगी, इंडक्टिव रिएक्टर्स की वैल्यू आएगी वो प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी, वो प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के, और वो प्रोपोर्शनल होगी सेल्फ इंडक्शन जो हमारे पास जो L की वैल्यू आ रही है उसको, ठीक है। ये दोनों इन दोनों के प्रोपोर्शनल आ गई है, जो फॉर्मूला से पॉइंट है क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद अगर हम xc की वैल्यू देखते हैं, xc और xl, xc की जो वैल्यू है xc लार्जर देन xl स्मॉलर, when xl larger than xc small, क्योंकि ये जो डिपेंडेंस है फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस पे है, तो हमारे पास ये दोनों जो है एक केस में एक वैल्यू ज्यादा होगी तो दूसरी का, एक ज्यादा तो दूसरी का, ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ रही है। अच्छा, अब इसके बाद चौक क्या होता है हमारे पास, चौक क्या है, एक कॉइल is often applied for controlling, एक कॉइल जो है असल में उसी को हम चोक का नाम दे रहे हैं, एक कॉइल को हम चोक का नाम दे रहे हैं कब, जब वो कंट्रोल कर रही हो एसी को विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी। कॉइल असल में चोक है एक कॉइल का नाम जो क्या कर रही हो, कंट्रोल कर रही हो एसी को बगैर कंजप्शन ऑफ एनर्जी के, उसको हम चोक का नाम दे रहे हैं। अच्छा, तो अब यहाँ तक है। अब इसके बाद हमारे पास पावर जो यूटिलाइज हो रही है वो क्या सर्किट है, पहले हमने कहा जी यहाँ पे देखिए हमने सर्किट जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे करंट की वैल्यू है 0, पोटेंशियल की मैक्सिमम, फिर यहाँ पे करंट की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम, फिर यहाँ पे मिनिमम, फिर यहाँ पे नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर यहाँ। तो अगर हम टोटल करेंगे सर्किट को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आएगा। इसी तरह पोटेंशियल के लिए आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम, मिनिमम, नेगेटिव में मैक्सिमम, मिनिमम 0 और फिर मैक्सिमम, इसको भी कंप्लीट करेंगे ऐड तो यहाँ पे हमारे पास 0 है। तो अब तक के लिए इतना काफी, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह।